हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी जॉन ड्राइडन की एक पोम ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे। अब टाइटल को देख के एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि ये एक सॉन्ग है, लेकिन ये है किसके लिए? सेंट सिसिलियाज डे के लिए। तो सबसे पहले हम सिसिलिया को जानेंगे। सिसिलिया जो है ये एक क्रिश्चियन लेडी थी, ये रोम में शहीद हो गई थी और इनकी पूरी की पूरी जो लाइफ ना वो म्यूजिक को डेडिकेट थी। यानी जब भी सिसिलिया का कहीं जिक्र हो वहाँ म्यूजिक की बात ज़रूर होती है। कहा जाता है कि इन्होंने ऑर्गन नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया था और जब इन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया तो उसकी धुन सुनकर धरती पर एक एंजल आ गया था। स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आ गया था, क्योंकि एंजल जो है वो स्वर्ग में रहा करते हैं और स्वर्ग के अंदर ही कुछ ऐसी धुन उनको सुनाई पड़ती थी। तो ऐसी धुन इन्होंने धरती पर सुनी तो वो धरती पर आ गए। अब सिसिलिया की बात हमने कर ली, बात हम करेंगे सिसिलियाज डे की, क्योंकि हमारी जो पोम है उसका टाइटल सिसिलियाज डे पर डिपेंड करता है। सिसिलिया डे क्या है? 22 नवंबर को क्रिश्चियंस कंट्रीज जो हैं उसमें सिसिलिया डे मनाया जाता है इनकी याद में, 22 नवंबर को। ठीक है, तो ये हो गए हमारा जो मेन टाइटल है वो कंप्लीट। यानी 22 नवंबर जो है उसको सिसिलियास डे मनाया जाता है। ये जो सॉन्ग है इसी को डेडिकेट है। अब ये जो सिसिलियास डे है ना, इसकी बात हो रही है, इसका मतलब हमारी जो ये पूरी पोम है ये म्यूजिक को डेडिकेट है। यानी ड्राइडन ने यहाँ पे बात करी है म्यूजिक की। अब इस पोएम के अंदर हम देखेंगे कि हमारी जो पूरी अर्थ है या कहिए पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है ना, ये पूरा म्यूजिक के चारों तरफ घूमता है। यानी इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे लेके इसका एंड तक, यानी इसका जो स्टार्ट है वहाँ से लेके और इसका जो एंड है वहाँ तक म्यूजिक है। म्यूजिक से शुरुआत हुई, म्यूजिक से अंत हो गया, ये हम देखेंगे। ड्राइडन ने यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की भी बात की है, जैसे ट्रम्पेट है, ड्रम है, फ्लूट है, वायलिन है, ऑर्गन है, सबकी बात करी है। ऑर्गन जो कि सिसिलिया ने ही इन्वेंट किया था उसकी बात भी यहाँ पर होगी। तो हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं आज इस पोम के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बहुत सारी म्यूजिकल वोकैबुलरी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ईजी है। चलिए समझते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस पोम को स्टार्ट करें, पोम को समझें, उससे पहले जान लेते हैं पहले थोड़ा सा पोइट के बारे में जो है जॉन ड्राइडन, और इनके लाइफ स्पेन की बात करते हैं तो 1631 से 1700 के बीच इनकी लाइफ स्पेन रही है। 17th सेंचुरी से ये बिलोंग करते थे, यानी आप ये कहिए विलियम शेक्सपियर के समकालीन रहे हैं ये। जॉन ड्राइडन की जहाँ बात की जाती है वहाँ रेस्टोरेशन का नाम तो अपने आप आ ही जाता है, लेकिन रेस्टोरेशन इरा अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है जिसे हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। रेस्टोरेशन के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं ड्राइडन के बारे में। ड्राइडन एक पोइट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, ट्रांसलेटर थे, प्लेराइट भी थे। 1668 के अंदर इन्हें इंग्लैंड का फर्स्ट पोइट ल्यूरेट बनाया गया था, यानी इंग्लैंड का पहला राजकवि बनाया गया था। ड्राइडन अपने सैटरिकल स्टाइल के लिए जाने जाते थे और इनका जो पीरियड है ना, जब इनके लिटरेरी वर्क्स जो है एग्जिस्ट किए इंग्लैंड के अंदर, तो उस पूरा जो टाइम है उसको एज ऑफ ड्राइडन के नाम से जाना जाता है। उस समय रेस्टोरेशन टाइम चल रहा था, रेस्टोरेशन पीरियड चल रहा था, यानी पॉलिटिकल एक कड़ी थी जिसको आपको बताया जाएगा डिटेल से उस वीडियो के अंदर, जो कि डेडिकेट किया जाएगा रेस्टोरेशन को। उसके अंदर आपको समझाएंगे कि इंग्लैंड के अंदर किस तरीके से राजा जो है वो सत्ता से हट जाता है और किस तरीके से एक रेस्टोरेशन का पीरियड आता है। उस पीरियड के अंदर जो डोमिनेट कर रहे थे वो ड्राइडन थे, तो इसलिए उस पीरियड को एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इनके फेमस वर्क्स हमने यहाँ पे मेंशन करे हैं, जिनमें ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियास डे भी है, जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हमारी पोम के बारे में हल्का सा जान लेते हैं, जानेंगे इसके थीम के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में और इसके मैसेज के बारे में। तो थीम की बात करें, हमने कर ही ली है, म्यूजिक इसका मेन थीम है। म्यूजिक की यहाँ आपको पावर और ब्यूटी देखने को मिलेगी इस पोम के अंदर। इस पोम की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। 8 स्टेंजाज हैं इसके अंदर। 8 स्टेंजाज कुछ इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किए हैं कि 7 स्टेंजा के अंदर तो एक सिंगल वॉइस आपको सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी, जो कि ड्राइडन खुद हैं, और लास्ट स्टेंजा जो है वो ग्रैंड कोरस है, यानी लोगों के द्वारा गाया गया है, यानी ग्रुप ऑफ पीपल, यानी यहाँ सिंगर्स बहुत सारे हैं, कोरस सिंगर ही होते, उनके द्वारा गाया गया है। राइम स्कीम की अगर बात करें तो थ्रू आउट राइम स्कीम जो है वो स्ट्रक्चर और कंटेंट पर डिपेंड करती है। कंटेंट और स्ट्रक्चर जो है उसके हिसाब से राइम स्कीम चेंज होती रहती है, एक पर्टिकुलर नहीं है। मैसेज की बात कर लेते हैं। मैसेज जो है वो ये है
कि पोएम के अंदर ग्रैंड कोरस सेलिब्रेट कर रहे हैं सेंट सिसिलिया की डिवाइन म्यूजिक को, तो म्यूजिक को ही डेडिकेट है पूरी की पूरी पोएम। और यहाँ बताई गई है कि म्यूजिक के अंदर इतनी पावर होती है कि वो पूरे के पूरे हेवन को शेक कर सकती है। यानी म्यूजिक जो है ना वो क्रिएट भी कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं, बहुत अच्छे से पिक्चर्स की हेल्प से एक एक चीज को बहुत आराम से समझेंगे, क्योंकि जब भी क्लास में ये जब पोम पढ़ाई जाती है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कह रही हूँ कि जब भी क्लास में पढ़ाई जाती है इसकी लेंथ को देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेंथ को देखकर ही बच्चे 1 मिनट के लिए तो ये सोच लेते हैं बड़ी है पता नहीं कैसी है। नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत ईजी है और आपको यहाँ पे तो पिक्चर्स की हेल्प से समझने का मौका मिलेगा। तो आप ये समझ लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को भी समझ पाएंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। और यस, PDF आपके लिए अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको लिंक हमने डाल दिया है, आप प्लीज़ जाकर देख लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा और आसान PDF आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जैसा यहाँ समझाया गया है उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पे PDF तैयार किया गया है, जरूर जाके चेक कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोम को। वेरी फर्स्ट लाइन, फ्रॉम हारमनी, फ्रॉम हेवनली हारमनी। अब देखिए म्यूजिकल पोएम है, म्यूजिक को डेडिकेट है, और जहाँ बात म्यूजिक की जाती है वहाँ हारमनी शब्द तो आ ही जाता है। अब हारमनी का वैसे हिंदी में अगर हम मीनिंग लेते हैं ना तो होता है तालमेल, बट यहाँ म्यूजिक की बात की जा रही है तो अ प्लीजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिकल नोट्स, यू कैन से कि एक प्लीजिंग कॉम्बिनेशन म्यूजिकल नोट्स का हारमनी है। तो यहाँ पर हमें जो पोइट है ड्राइडन जो है वो ये कहना चाह रहे हैं, इस बात को शुरू यहाँ से कर रहे हैं कि फ्रॉम हारमनी, फ्रॉम हेवनली हारमनी दिस यूनिवर्सल फ्रेम बिगन। कि पोइट जो है वो ये कह रहे हैं कि एक म्यूजिक जो है ना वो ऐसी चीज है। अब यहाँ हारमनी जहाँ वर्ड आए ना, आप अपने माइंड को कॉन्शियस रखिएगा, हारमनी की जहाँ बात आती है वहाँ म्यूजिक अपने माइंड में लेकर चलना, कि तालमेल जो कि संगीत के अंदर होता है, म्यूजिक के अंदर होता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे तालमेल की। बार बार कह रही हूँ हारमनी म्यूजिक से लेकर चलना, क्योंकि हारमनी क्या है, अ प्लीजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिकल नोट्स। कि हारमनी फ्रॉम हेवनली हारमनी, कि एक ऐसा तालमेल म्यूजिक का, और कैसा, हेवनली हारमनी, कि जो हेवन में आपको देखने को मिलता है, जो दिव्य हो, जो स्वर्ग से रिलेट करता हो, ऐसी हारमनी। सिंपल म्यूजिक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। हारमनी को 1 मिनट के लिए अपने माइंड से निकाल दो, म्यूजिक वर्ड को रखो दिमाग में, कि म्यूजिक संगीत जो है उसने पूरे यूनिवर्स को फ्रेम किया है, यानी बनाया है। अब देखिए यूनिवर्सल फ्रेम जो है ना, उसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो है यूनिवर्स जो है वो बहुत ही वेल ऑर्डर्ड और हारमोनियस स्ट्रक्चर में बना हुआ है, सिर्फ म्यूजिक की वजह से। क्योंकि जब तक म्यूजिक नहीं था, ऐसा कहा जाता है, जब तक म्यूजिक नहीं था तब तक सब चीजें अस्त व्यस्त पड़ी थी, कोई इधर कोई उधर, कोई तालमेल नहीं था किसी तरीके का। अब देखो ना, आप इसको इस तरीके से जोड़ सकते हो, इस तरीके से समझ सकते हो, अपने दिमाग में क्लियर कर सकते हो इस चीज को, कि जब आप कोई मूवी देख रहे हैं उसके अंदर साउंड इफेक्ट को हटा दीजिए, आपको मूवी का बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। ये जो चीज है ये यूनिवर्स के साथ में रिलेट करके चलेंगे अब हम, कि हमारी दुनिया में से अगर आवाज को गायब कर दिया जाए, संगीत को गायब कर दिया जाए, तो दुनिया कैसी है, नीरस है। और यही कहा जाता है कि जब तक म्यूजिक नहीं था तब तक यूनिवर्स जो है वो इधर उधर बिखरा पड़ा था, हर चीज इधर उधर बिखरी पड़ी थी, कुछ भी बैलेंस्ड नहीं था, किसी चीज में तालमेल नहीं था। हारमनी वर्ड आया है ना म्यूजिक, कि जिस तरीके से म्यूजिक के अंदर तालमेल होता है ना लय का, उसी तरीके से यूनिवर्स के अंदर तालमेल कब आया, जब म्यूजिक आया। यानी म्यूजिक ने ही यूनिवर्स को स्टार्ट किया, म्यूजिक ने ही यूनिवर्स को फ्रेम में लाया। जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई, पूरे ब्रह्मांड की जब शुरुआत हुई, तो उस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सारी चीजें इधर से उधर अस्त व्यस्त तरीके से पड़ी हुई थी, उसे फ्रेम में किसने सेट करवाया, म्यूजिक ने करवाया। आगे देखिए, व्हेन नेचर अंडरनीथ अ हीप ऑफ जैरिंग एटम ले। अब देखो नेचर, प्रकृति, यहाँ सारी चीजों में आ गई, मतलब सब चीजें एक साथ आपके दिमाग से क्लियर हो जाएंगी एकदम, कि मतलब क्या हारमनी है, क्या हेवनली हारमनी है, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी माइंड के अंदर। अब एक चीज ही बैठेगी, वो है म्यूजिक। म्यूजिक को अपने दिमाग में लेकर चलना, आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये पोयम है ना, बिल्कुल भी नहीं लगेगी ये थोड़ी बहुत भी टफ है। नेचर अंडरनीथ अ हीप, अब प्रकृति जो है जिसके अंदर सभी चीजें आ गई, इंसान, जीव, जानवर, जंतु, सब कुछ आ गए। नेचर कह रहे हैं कि प्रकृति जो है वो पड़ी हुई थी कहाँ पे, अंडरनीथ अ हीप, यानी परमाणुओं के ढेर के नीचे पड़ी हुई थी। और वो भी परमाणु कैसे थे, जैरिंग एटम्स थे। जैरिंग एटम्स कौन से होते हैं, अनबैलेंस्ड,
जो एक दूसरे को क्लैश कर रहे हो, तोड़ रहे हो, एक दूसरे को बखेर रहे हो, एक दूसरे के अगेंस्ट हैं जो, ऐसे एटम्स के नीचे ढेर पड़ी हुई थी। यानी कहना क्या चाहता है यहाँ पे, कहना क्या ये चाहता है यहाँ पे जो स्पीकर है वो ये कह रहा है कि पहले ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, उसके अंदर अराजकता फैली हुई थी, यानी कुछ भी बैलेंस्ड नहीं था, कुछ भी सही तरीके से नहीं था। झगड़ते हुए परमाणु जो यहाँ पे वर्ड यूज किया है ना, वो अराजकता के लिए ही यूज किया है, यानी जैरिंग एटम्स इसीलिए यूज किया है कि कोई भी चीज एक दूसरे के साथ में तालमेल बनाए हुए नहीं थी। नेचर के अंदर क्या था, नेचर जो है वो ढेर में कहीं पड़ी हुई थी। हीप का मतलब होता है मतलब एक पूरा झुंड, उसके नीचे पड़ी हुई थी, ढेर के नीचे। एंड कुड नॉट हीव हर हेड, हीव का मतलब होता है ऊपर उठाना, हेड यानी सिर, और वो अपने सर को ऊपर नहीं उठा पा रही थी। अब नेचर, प्रकृति माँ, ठीक है, नेचर मदर समझ लीजिए आप, प्रकृति माँ, प्रकृति माँ जो है वो क्या थी, वो असहाय पड़ी हुई थी, क्योंकि कोई भी चीज बैलेंस्ड नहीं थी, तो इसलिए वो असहाय थी। और कहाँ दबी हुई थी, इन सारी बिखरी हुई चीजों के नीचे दबी हुई थी। वो अपना सर भी ऊपर नहीं उठा पा रही थी, यानी बहुत अच्छे से बैलेंस्ड तरीके से ये पूरी दुनिया नहीं थी जब तक म्यूजिक नहीं था। आगे देखिए, द ट्यूनफुल वॉइस वॉज हर्ड फ्रॉम हाई, फिर क्या हुआ, फिर एक मधुर सी आवाज सुनाई पड़ी, बहुत ही ट्यूनफुल वॉइस, यानी एक मधुर सी वॉइस सुनाई पड़ी। वॉज हर्ड फ्रॉम हाई, कहाँ से आई, हाई यानी ऊपर आसमान से, कहाँ, स्वर्ग से समझिए आप, ऊपर आसमान से आवाज आई। अराइज ये मोर देन डेड, ये का मतलब क्या होता है, ये का मतलब होता है यू, यानी यू भी कैसा, सिंगुलर नहीं, प्लूरल के लिए जब यूज किया जाता है, कि बोले ऊपर से आवाज आई, एक म्यूजिकल आवाज आई और कहा कि तुम उठो, ऐसे मरी मत पड़ी रहो। म्यूजिक आया, म्यूजिक जब यूनिवर्स के अंदर आया, मतलब जब प्रकृति के अंदर म्यूजिक जब अंदर आया, म्यूजिक जब घुसा तो चीजों के अंदर जान आनी शुरू हुई। अब प्रकृति जो है वो थोड़ी जीवंत हुई। देन कोल्ड एंड हॉट एंड मॉइस्ट एंड ड्राई, अब देखो प्रकृति की चीजें जो हैं वो बताई जाएंगी यहाँ पे। अभी आप ना इस चीज को लाइफ के साथ रिलेट करके चलेंगे ना, तब आपको बहुत और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कैसे, कि प्रकृति के अंदर कई तरह की चीजें होती है, कोल्ड है, हॉट है, मॉइस्ट है, ड्राई है, ये प्रकृति का ही नेचर है एक तरह से, यानी ठंडा, गर्म, नमी से भरा हुआ या सूखा कह सकते हैं आप। ये सारी की सारी चीजें प्रकृति के अंदर थी, लेकिन बैलेंस्ड नहीं थी, सही तरीके से हारमोनी में नहीं थी। जब म्यूजिक आया ना तो क्या हुआ, इन ऑर्डर टू देयर स्टेशन लीप, लीप होता है जंप करना, वो लोग अपनी अपनी जगह पे, स्टेशन यानी जहां जहां वो रह रहे थे, जहां जहां पर वो थे, वो अपनी जगह पर ही जंप करने लगे, यानी उनके अंदर जान आ गई। अब आप इसको लाइफ से रिलेट करो, कैसे, देखिए, आप अगर अपने होठों को बड़बड़ा रहे हैं, लेकिन आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, जब आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही तो आप कितने भी हाव भाव कर लो, आपकी एग्जैक्ट जो फीलिंग है ना वो समझ में नहीं आएगी। अब यहाँ पे प्रकृति की बात की है, कोल्ड, हॉट, मॉइस्ट, ड्राई बात की है ना, सारे प्रकृति की ही चीजें हैं। ये कह रहे हैं कि इन चीजों के अंदर भी तालमेल नहीं बैठता था अच्छे तरीके से। कब बैठा, जब म्यूजिक आया। मान लीजिए ड्राई लीव्स हैं, एक मिनट के लिए आप सपोज कर लीजिए कि लीव्स है, ड्राई है, पड़े हैं आराम से, हवा आएगी, उड़ेंगे, साउंड आएगा, और वो साउंड भी किसी ना किसी को इंस्पायर करेगा, कोई पोइट्री लिखने के लिए, कोई म्यूजिक बनाने के लिए इंस्पायर करेगा, यानी वो ड्राई लीव्स भी जान भर देते हैं अगर म्यूजिक हो तो। उसी तरीके से मॉइस्ट है, मतलब हर चीज की अपनी अपनी वैल्यू है अगर उसे म्यूजिक के साथ रिलेट कर दिया जाए तो। यहाँ पे पोइट यही कहना चाह रहे हैं, ड्राइडन यही कहना चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी दुनिया जो है वो बिल्कुल नीरस थी, बिना म्यूजिक के कुछ भी नहीं था, एकदम सब कुछ खाली खाली जैसा था। लेकिन जब म्यूजिक आया तो क्या हुआ, कोल्ड, हॉट, मॉइस्ट, ड्राई सब अपनी अपनी जगह पर नाचने कूदने लगे, जंप करने लगे। एंड म्यूजिक पावर ओबे, और क्या हुआ, सबने म्यूजिक की पावर को ओबे किया, यानी जब म्यूजिक उनके अंदर आ गया, जब उनके अंदर संगीत आ गया तो उन्होंने संगीत की पावर को ओबे किया, ठीक है, यानी वो अपने आप में कंप्लीट हो गए। आगे देखिए, फ्रॉम हारमनी, फ्रॉम हेवनली हारमनी दिस यूनिवर्सल फ्रेम बिगन, ये रिपीट हुई हैं लाइंस, जैसा कि ओड के अंदर होता ही है, एक सॉन्ग के अंदर होता है, जब सॉन्ग गाया जाता है तो कुछ एक कपलेट समझ लीजिए, हाँ, या फिर क्वार्टरन समझ लीजिए, रिपीट होता है ताकि तालमेल बन जाए, एक तरह से लय बन जाए, तो ये वापस रिपीट हुई है कि फ्रॉम हारमनी, फ्रॉम हेवनली हारमनी दिस यूनिवर्सल फ्रेम बिगन, कि संगीत से, वही कि एक हेवनली संगीत से इस पूरे यूनिवर्स का फ्रेम तैयार हुआ, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो तैयार हुआ। फ्रॉम हारमनी टू हारमनी, अब देखिए फ्रॉम हारमनी टू हारमनी का क्या मतलब है,
फ्रॉम हार्मनी टू हार्मनी थ्रो ऑल द कंपास ऑफ द नोट्स इट रन। ये कह रहे हैं नोट्स का मतलब क्या होता है, नोट्स होती है टोन। ये कह रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में भी, यानी हार्मनी टू हार्मनी, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ राइटर ये कह रहा है कि पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है ना, वो पूरे का पूरे यूनिवर्स के अंदर जब ये चीज़ें जुड़ने लगी, यानी म्यूजिक के साथ में जब जुड़ने लगी, तो छोटे से लेकर और बड़े तक सारे के सारे चीज़ों के अंदर ये मिलने लग गया, म्यूजिक जो है वो जुड़ने लग गया। छोटे से छोटा परमाणु है ना, उससे भी लेकर बड़े से बड़े तार तक, सब चीज़ों से, यानी कंपास तक ये जो म्यूजिक है ये जुड़ गया। अब इन दो लाइनों को आप म्यूजिकल तरीके से ना देखते हुए आप नेचर के तरीके से देखो, यानी छोटे छोटे जीव जंतुओं से लेकर और बड़े से बड़े विशालकाय जीव जंतुओं तक, जानवरों तक, पेड़ों तक, पक्षियों तक, सब तक म्यूजिक चला गया। म्यूजिक जो है सबके अंदर भर गया, यानी सब में जीवन आ गया। अब क्या हुआ, लास्ट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, डायप्सन द डायप्सन क्लोजिंग फुल इन मैन। द डायप्सन क्लोजिंग फुल इन मैन का मतलब क्या है, डायप्सन का मतलब है, म्यूजिकल वर्ड्स हैं ये, आप तो कंफ्यूज मत होना, कि पूरा का पूरा जब मतलब पूरी ट्यून, जैसे पूरा का पूरा म्यूजिक बजा लिया और फिर जब वो लास्ट के अंदर एकदम, जैसे वो कंप्लीट नोट नहीं देते हैं एकदम से पूरा बजा बजा के और एकदम जैसे एकदम से बस क्लोजिंग करनी है, तो वो जो है ना, वो कंप्लीटनेस जो है ना, वो मैन के अंदर आई। यानी म्यूजिक जो है वो हर छोटी छोटी चीज से लेके और बड़ी चीज सबके अंदर बैलेंस्ड हो गया। लेकिन जब कंप्लीशन की बात आई तो मैन के अंदर सारी चीजें डाली गई, यानी इंसान जो है वो भगवान की बेस्ट क्रिएशन है, यानी सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं। अब म्यूजिक की भी बात करी हमने, तो म्यूजिक भी ड्राइडन कहते हैं कि म्यूजिक भी जो है वो अलग अलग तरीके का अलग अलग जगह पर सेट किया गया, लेकिन जब मैन की बारी आई तो वहां पर कंप्लीशन हुआ, वहां पर सारी की सारी क्वालिटी जो है म्यूजिक की वो मैन के अंदर आ गई। अब इसे आप मैन के इमोशंस के साथ जोड़िए। देखिए, जानवर की हम बात करें तो जानवर जो है वो फैकल्टी ऑफ रीजन उसके अंदर नहीं होती, इसलिए वो इंसान से अलग है, ओके। लेकिन इंसान के अंदर फैकल्टी ऑफ रीजन भी होती है, फैकल्टी ऑफ थॉट भी होता है, फैकल्टी ऑफ स्पीकिंग भी होती है, यानी बहुत सारी क्वालिटीज होती है एक इंसान के अंदर, तो उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस भी होते हैं। अब इमोशंस के साथ साथ वो म्यूजिक वाली चीज होगी ना, रोना, हंसना, गाना, खाना, पीना, चलना, दौड़ना, सब कुछ करता है इंसान। हर चीज के अंदर साउंड है, हर चीज में साउंड है, यानी म्यूजिक का कंप्लीशन भी जो है वो मैन के अंदर हुआ। क्लियर? आगे चलते हैं। ओवरऑल फर्स्ट स्टैंजा के अंदर हमें क्या समझने को मिला? ओवरऑल हमें फर्स्ट स्टैंजा के अंदर ये समझने को मिला है कि म्यूजिक जो है ना, इसके अंदर हम कहेंगे कि यूनिवर्स की जो शुरुआत है, यूनिवर्स जो अच्छे तरीके से चलना स्टार्ट हुआ, हर छोटी छोटी चीज़ के अंदर जो म्यूज़िक आया, तब यूनिवर्स के अंदर जान आई। और अगर इंसान की बात की जाए तो इंसान जो है ना, वो तो भगवान की सर्वोच्च रचना है, उसके अंदर तो म्यूज़िक जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से भगवान ने एडजस्ट किया है, बहुत अच्छे तरीके से उसकी हारमोनी बिठाई है म्यूज़िक की इंसान के अंदर। चलिए सेकेंड स्टेंजा करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट लाइन, What passion cannot music raise and quell? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है अपने आप ही अराइज कर लेता है, जो स्पीकर है, जो ड्राइडन है, वो अपने आप में, कि ऐसा कौन सा पैशन है, ऐसा कौन सा पैशन यानी ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ऐसी कौन सी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जिसे म्यूजिक रेज नहीं कर सकता या क्वेल नहीं कर सकता। रेज का मतलब ऊपर उठाना, क्वेल का मतलब शांत कर देना, कि ऐसा कौन सा पैशन है जिसको म्यूजिक उठा नहीं सकता या शांत नहीं कर सकता। When Jubal struck the chorded shell, कि जब जुबल ने कॉर्डेड शेल को बजाया था, कॉर्डेड शेल यानी एक शेल है, शंख है, उसे बजाया था, जिसके ऊपर शेल एक शंख के जैसा होता है और कॉर्डेड का मतलब उसके ऊपर तार से लगे हुए थे, उसको बजाया था उसने। तो क्या हुआ था, हिज लिसनिंग ब्रदर स्टूड अराउंड, उसको सुनने के लिए उसके जो भाई यानी उसके साथ के जो लोग थे, भाई बंधु जितने थे, उसके आसपास आकर खड़े हो गए। एंड वॉन्डरिंग ऑन देयर फेसेस फेल, और आश्चर्य जो है ना वो उनके चेहरों पर देखने को मिल रहा था, यानी इतना प्यारा उसने बजाया, इतनी प्यारी उसमें से आवाज़ निकली कि जितने भी लोग वहाँ पर खड़े थे उसको सुनने के लिए, वो सारे के सारे आश्चर्यचकित रह गए थे, उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था साफ। अब देखो सेकंड स्टेंजा से आपको समझ में आएंगी बातें। फर्स्ट स्टेंजा के अंदर तो म्यूज़िक की बात हुई है कि म्यूज़िक यूनिवर्स के अंदर जब तक नहीं था, यूनिवर्स के अंदर कुछ भी वेल बैलेंस्ड नहीं था, कोई भी हारमोनी नहीं थी, परमाणु जो हैं वो इधर उधर बिखरे पड़े थे, यानी चीज़ें जो हैं अस्त व्यस्त बिखरी पड़ी थी, वो एक वेल मैनर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं थी, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं थी। लेकिन जब म्यूजिक आया, वेल ऑर्गेनाइज सारी चीज़ हो गई। और फिर सबसे बेस्ट जो है
वो यूनिवर्स के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बना कौन? मैन बना, क्योंकि उसके अंदर म्यूजिक की जो है वो सारी क्वालिटीज आ गई, यानी उसके अंदर सारे इमोशंस जो है वो डाल दिए गए। सेकंड स्टेंजा में अब आपको पता लगेगा कि म्यूजिक की वजह से क्या क्या हुआ। सबसे पहले इन्होंने बात करी है किसकी? जूबिल की। जूबिल जो है ना वो कौन जाने जाते हैं? जूबिल जो है वो जाने जाते हैं बिब्लिकल एक इन्वेंटर है म्यूजिक के, या आप ये कहिए कि म्यूजिक के पिता हैं। अगर बिब्लियोलॉजी की बात की जाए, बाइबल की बात की जाए, तो बाइबल के अंदर ये कहा गया है कि जूबिल जो है वो म्यूजिक के पिता हैं, यानी संगीत यहीं से शुरू हुआ। जब उन्होंने सबसे पहली बार ये बजाया, क्यों क्या बजाया? कॉर्डेड शेल, तो उसके आसपास उसके जो भाई थे, उनके जो बंधु थे, जो साथ में जो लोग रहते थे, वो खड़े हो गए उनके चारों तरफ और आश्चर्य से देखने लगे। उनके चेहरे पर आश्चर्य देखने को मिल रहा था, इतनी प्यारी सी साउंड उनको सुनने को मिली। टू वर्शिप दैट सेलेस्टियल साउंड। सेलेस्टियल का मतलब क्या होता है? सेलेस्टियल का मतलब होता है भगवान वाली, मतलब जैसे जो स्वर्ग में चलती हो, जो आवाजें जो स्वर्ग में सुनाई देती हो, ऐसी सेलेस्टियल। उनको एक बहुत ही दिव्य सी ध्वनि सुनाई दी, दिव्य सी आवाज सुनाई दी, और वो दिव्य आवाज ऐसी सुनाई दी, उन्हें लगा कि हम इसकी पूजा करें, यानी इतनी अच्छी सी साउंड सुनाई दी। जैसे कई बार आपको जब आप मंदिर में जाते हैं और बहुत अच्छी सी धुन चल रही होती है तो आपको लगता है कि थोड़ी देर के लिए बैठे और सुने। वही चीज सेम कि जब पहली बार म्यूजिक को बजाया गया इनके द्वारा, जिनका जूबिल बोला जाता है, जो कि म्यूजिक के फादर कहलाते हैं, उनके द्वारा जब बजाया गया तो आसपास लोग इकट्ठे हो गए, बहुत ध्यान से सुनने लगे, और सुनकर उनको ऐसा लगा कि ये तो जैसे कोई भगवान ही बजा रहा है। आगे देखिए, लेस देन अ गॉड दे थॉट देयर कुड नॉट ड्वेल। ड्वेल का मतलब होता है रहना। अब उन्हें क्या लगा कि लेस देन ए गॉड दे थॉट देयर कुड नॉट ड्वेल विद इन द होलो ऑफ दैट शेल। जो वो शंख था ना, खाली शंख, होलो का मतलब होता है खाली, जो उसका जो खोखलापन था, उन्हें क्या लगा कि इसके अंदर कोई भगवान बैठा है, क्योंकि इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता, भगवान इसके अंदर बैठा है तो ही इतनी मधुर आवाज निकल रही है। यानी म्यूजिक को जब पहली बार लोगों को पता लगा कि म्यूजिक ऐसी चीज है जो मतलब एन्चांटिंग है, अट्रैक्ट करती है, पहली बार जब पता लगा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इतनी मधुर चीज कोई क्या हो सकती है। शुरुआत जब हुई म्यूजिक की, पहली बार जब बजाया गया म्यूजिक, तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सुनकर उनको ऐसा लगा कि ये तो कोई भगवान ही है, इसके अंदर जो है ना, जो ये बजा रहा है, जो शंख सा बजा रहा है, इसके अंदर कुछ है जो आवाज निकाल रहा है। उन्हें ये नहीं पता था कि बजाने वाला बजा रहा है, उनको लगा कि इसके अंदर कुछ है बैठा है, ऐसा कोई ना कोई ऐसा बैठा है जो ऐसी ध्वनि निकाल रहा है, और वो कौन है? वो गॉड है। उन्होंने सोचा ये भगवान है। आगे देखिए, दैट स्पोक सो स्वीटली एंड सो वेल, कि भगवान के बारे में सोचा कि शायद इस सेल के अंदर भगवान बैठे हैं, और वो भगवान बहुत ही स्वीटली, बहुत ही अच्छे तरीके से गा रहे हैं। वट पैशन कैन नॉट म्यूजिक रेज एंड क्वेल। अगेन रिपीटेड लाइन, वही हमारा जो पोएम है, हमारा जो सॉन्ग है, उसकी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, उसकी लय को बनाने के लिए फिर से रिपीट की गई है लाइन कि व्हाट पैशन कैन नॉट म्यूजिक रेज एंड क्वेल, कि कौन सा ऐसा पैशन है जिसको म्यूजिक जो है वो बढ़ा नहीं सकता और घटा नहीं सकता। देखिए, जब इंसानों को पता ही नहीं था, म्यूजिक को पहली बार सुना था, तो उनकी फीलिंग देखो कैसे जाग गई, कि उनको ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं हेवनली आवाज आई है। चलिए आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। नेक्स्ट स्टैंजा की वेरी फर्स्ट लाइन है, द ट्रम्पेट लाउड क्लैंजर। अब देखिए, ट्रम्पेट की बात आई। अब मैंने जैसे आपको बोला था कि बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की यहाँ पे बात होगी, तो अब सबसे पहले ट्रम्पेट की बात आई। ट्रम्पेट जो है उसकी आवाज जो थी ना, वो बहुत ही मतलब तेज थी, चुभने वाली, बहुत ज्यादा। क्लेंजर का मतलब होता है मतलब एकदम हार्श, जो कानों को चुभ जाए, तीखी आवाज, तेज आवाज। एक्साइट्स अस टू आर्म, इसकी आवाज एक्साइट कर देती थी। आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है हथियार, हथियार उठाने के लिए। अब यहाँ एक एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को फीलिंग्स के साथ में जोड़ेंगे, जो हमारे ड्राइडन है फीलिंग्स के साथ जोड़ते हुए बताएंगे कि किसकी वॉइस जो है वो ह्यूमन के अंदर किस तरह की फीलिंग्स को अराइज कर सकती है। जैसा कि उन्होंने अपने आप से एक क्वेश्चन किया था अभी पीछे कि ऐसा कौन सा पेशन है जिसको अराइज नहीं कर सकते, जिसको डाउन नहीं कर सकते, यानी जिसको शांत नहीं किया जा सकता है, जिसको बढ़ाया नहीं जा सकता। तो सबसे पहले ट्रम्पेट की बात कर लेते हैं, कि ट्रम्पेट जो इतना लाउड बजता कि वो एक्साइट करता कि हम अपने हथियार उठा लें। विद श्रिल नोट्स ऑफ एंगर, श्रिल नोट्स ऑफ एंगर, श्रिल का मतलब होता है जो पर्च करता हो, है ना, यानी श्रिल नोट्स ऑफ एंगर, गुस्से से भर देता हो। एंड मॉर्टल अलार्म्स, और हमें किस चीज की चेतावनी देता? मॉर्टल अलार्म्स की, यानी ये कहता कि युद्ध जो है वो शुरू करो, यानी ये जो जीवन है वो नश्वर है, इन चीजों की हमें चेतावनी देता है। आगे है द डबल 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 बीट ऑफ द थंडरिंग ड्रम। फिर बात आती है ड्रम की, कि द डबल 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 बीट
ओ द थंडरिंग ड्रम। अब थंडरिंग क्या होता है? थंडर, थंडर तो आप जानते ही हैं, थंडर का मतलब होता है एक तरह से बवंडर आ जाना, तूफान आ जाना, बहुत भयानक सी कोई गर्जना हो जाना, उसे कहते हैं थंडर। मतलब जैसे बहुत तेज बादलों के अंदर गड़गड़ाहट होती है ना, उसे कहते हैं थंडर। तो ड्रम की जो आवाज है ना, वो क्या करती है? वो करती है क्राइज हार्क द फोज कम। फोज यानी दुश्मन, कि वो चिल्ला चिल्ला के ऐसे बोलते हैं, ऐसे सुनाई देता है जब वो ड्रम बजता है, तो ऐसे सुनाई देता है कि जैसे वो ड्रम ऐसे चिल्ला रहा हो, ऐसे बोल रहा हो कि दुश्मन आ गए, दुश्मन आ गए। चार्ज चार्ज इट्स टू लेट टू रिट्रीट, कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हमला करो, पीछे लौटने का टाइम नहीं है। रिट्रीट यानी पीछे लौटना, पीछे लौटने का टाइम नहीं है, बहुत लेट हो गया, आगे बढ़ो। कहने का मतलब क्या है कि ट्रम्पेट की बात करी, फिर ड्रम की बात करी, ये एक ह्यूमन जो इमोशंस हैं उसके साथ रिलेट करते हुए चल रहे हैं। इनकी जो आवाज़ है वो किस तरीके से ह्यूमन फीलिंग्स के साथ में जुड़ी हुई है, कि जब ये बजता था, ड्रम जब बजता था, तो ऐसा लगता था कि जैसे ड्रम चीख चीख के ये कह रहा है कि दुश्मन हमारी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, हथियार उठा लो और हमला करो, पीछे नहीं लौटना। आगे चलिए, द सॉफ्ट कंप्लेनिंग फ्लूट। अब बारी आ रही है फ्लूट की। फ्लूट क्या है? फ्लूट जो है ना बहुत सॉफ्ट बजती है, लेकिन कंप्लेनिंग टोन में बताई है फ्लूट, यानी कंप्लेंट कर रही है, वो शिकायत कर रही है। क्या शिकायत कर रही है? इन डाइंग नोट्स डिस्कवर्स द वूज ऑफ होपलेस लवर्स। वूज ऑफ, वू यानी दुख, होपलेस यानी जिन्होंने आशा खो दी, लवर्स यानी प्रेमी। ये फ्लूट जो है जब बजती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई प्रेमी अपना दुख गा रहा हो, जिसने प्रेम में आशा खो दी, यानी उसे अपना जो लव है वो नहीं मिलने वाला, या निराश हो चुका है वो, जैसे कि ऐसा कोई गीत फ्लूट हमें सुना रही है। Whose tears is whispered by the warbling lute, कि अब ल्यूट की बात की जा रही है, वही फ्लूट ल्यूट सेम चीज है, वीणा, कि whose tears is whispered by the warbling lute, कि इनका ऐसा लगता है कि ये जो लवर्स हैं, ये जो गा रहे हैं गीत, ये ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कोई डिर्ज गा रहे हो। डिर्ज होता है कि जब किसी की मृत्यु के ऊपर कोई गीत गाया जाता है, उसको बोलते हैं ए सॉन्ग ऑफ मोर्निंग, ठीक है। इस ये जो आवाज कर रही है ना, वो इस तरीके से लग रही है जैसे किसी की मौत हो गई, जैसे होपलेस बोल दिया ना, यानी आशा जो है वो मर चुकी है, होपलेस हो चुके हैं वो प्रेमी जो हैं। तो यहाँ पर जो है इसकी जो वॉइस है वो कैसी लगती है? ऐसे लगती है कि जैसे कोई मॉर्निंग सॉन्ग हो। आगे देखिए, शार्प वॉयलेंस प्रोक्लेम। अब देखो वॉयलिन की बात आ गई। वॉयलिन की जो वॉइस है वो बताई है शार्प, तेज एकदम। प्रोक्लेम देयर जेलस पैंग्स एंड डेस्परेशन, वो बताती है, इसकी जो बहुत तेज आवाज है ना, वो बताती है बहुत ही जो ईर्ष्या से भरी हुई जो दुख होता है ना, ईर्ष्या से भरी हुई जो पीड़ा है, या जो कहीं निराशा है, हताशा है, उसको बताती है, हमें उस चीज़ की घोषणा करती है। प्रोक्लेम या करना यानी अनाउंस करना, कि इसकी जो शार्प आवाज़ है, जो इसकी जो वॉइस है, वो जेलेसी दिखाती है, यानी जो वो प्रेमी हैं जिनको निराशा हो गई है, जिनके पास कोई आशा नहीं बची है, वॉयलिन और फ्लूट जो है वो इस तरीके की आवाज़ करती हैं। फ्यूरी, फ्रेंटिंग, इंडिग्नेशन, डेप्थ ऑफ पेन्स एंड हाइट ऑफ पेशन। फ्यूरी, फ्यूरी होता है गुस्सा, रेज। फ्रेंटिंग, इंडिग्नेशन, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाना जिस पे कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता। डेप्थ ऑफ पेन, दर्द का गहरापन। हाइट ऑफ पैशन, यानी पैशंस जो हैं वो बहुत हाइट पे चले गए हों जैसे। ये जो वॉयलिन है ना, इसकी शार्प वॉइस जो है, ये इन सब चीज़ों की बात बताती है, यानी जैसे कि कोई भी बजाने वाला जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भरा हुआ है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब जुनून सा है, उसकी जो दर्द है वो बहुत गहरा है, ऐसी आवाज़ निकालती है। फॉर द फियर डिस्डेनफुल डैम, और वो क्या चीज़ें सुनाना चाह रही हैं? वो जो सुनाना चाह रही, डैम होती है लेडी, एक औरत। डिस्डेनफुल, कैसी औरत? जो जिसने तिरस्कार किया है अभी किसी आदमी का, यानी अभी जब प्रेमी की बात हो रही है तो मान लीजिए वो प्रेमिका है जिसने तिरस्कार किया है, उसकी बात हो रही है कि उसके लिए जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है प्रेमी के दिल में, और वो गुस्सा जो है वो किसकी वॉइस लग रही है? वो लग रही है इस वॉयलिन की। इस वॉयलिन को जो बजाया जा रहा है, इस वॉयलिन के अंदर से जो आवाज़ निकल रही है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई फ्रस्ट्रेटेड लवर जो है वो अपनी बिलव्ड के लिए गा रहा है, और उस बिलव्ड के लिए जो गा रहा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा डेस्परेशन है, जेलेसी है, मतलब ये सारी की सारी फीलिंग्स जो है इसके अंदर दिखाई गई है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है 6th स्टैंजा में। बट ओ व्हाट आर्ट कैन टीच
लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि आर्ट जो है ना, कला जो है, वो क्या सिखा सकती है, व्हाट ह्यूमन वॉइस कैन रीच, और ह्यूमन की वॉइस जो है वो कहाँ तक पहुँच सकती है। अब देखिए, अब अभी तक तो बात की गई थी कि फीलिंग्स जो हैं वो कहाँ तक जा सकती है, मतलब फीलिंग्स को ऊंचा ले जाना, फीलिंग्स को बिल्कुल डाउन कर देना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। अब बात की जा रही है ह्यूमन वॉइस जो है वो कहाँ तक पहुँच सकती है और आर्ट जो है वो कहाँ तक पहुँच सकती है। तो देखिए, द सेक्रेड ऑर्गन्स प्रेज। अब जो सेक्रेड ऑर्गन, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, ऑर्गन जो कि ये है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको सिसिलिया ने इन्वेंट किया था। अब उसकी यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं, क्या कि पवित्र जो ऑर्गन है उसकी तारीफ होगी। नोट्स इंस्पायरिंग होली लव, इसकी जो नोट्स हैं, इसके जो म्यूजिक है, इसका जो स्वर है वो कैसा है, वो होली लव को इंस्पायर करता है, यानी जो भगवान के प्रति जो प्रेम होता है ना, पवित्र जो प्यार होता है उसको इंस्पायर करता है। नोट्स दैट विंग देयर हेवनली वेज टू मेंड द कॉर्ड्स अबव, कि ये एक तरह से ऐसा म्यूजिक निकालती है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इससे ऐसा म्यूजिक सुनने को मिलता है कि हेवनली वेज, यानी भगवान की तरफ हमारा उड़ने का मन करता है, यानी विंग्स देयर, यानी इंसान जो है उसको पंख मिल जाते हैं, उसकी आत्मा को पंख मिल जाते हैं कि वो परमात्मा से मिल सके। इतनी मधुर आवाज होती है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा देती है। सेवन स्टेंजा में देखिए, अब सेवन स्टेंजा में बात हो रही है यहाँ पे ऑर्फिस की। अब ऑर्फिस कौन था? ऑर्फिस जो है वो गॉड का, ऑर्फिस जो है उसकी बात करेंगे। ये जो है यहाँ पर एक म्यूजिशियन ही थे, एक म्यूजिक को बजाने वाले थे, और ये इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो लोग जिनको समझ में भी नहीं आता था, जो पढ़े लिखे भी नहीं होते थे ना, उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते थे। या ये कहिए कि निर्जीव जो चीज़ें होती थी ना, वो भी इनकी आवाज़ को सुनकर, इनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की म्यूजिक को सुनकर और दौड़े चले आते थे। मतलब निर्जीव चीज़ भी, जैसे पेड़ पौधे, कोई भी चीज़ जो निर्जीव होती है वो भी अपनी जगह छोड़कर इनके पास आ जाया करते थे। ऑर्फियस कुड लीड द सैवेज रेस, कि ऑर्फियस जो थे वो एक तरह से सैवेज रेस जो होती है, सैवेज रेस का मतलब होता है वो लोग जो जंगल में रहते हैं, जंगल में रहने वाली जो जनजाति है उनको लीड किया करते थे, उनका नेतृत्व किया करते थे, जंगल में रहा करते थे, म्यूजिशियन थे ये भी बहुत एक बड़े। एंड ट्रीज अनरूटेड लेफ्ट देयर प्लेस, और इनके म्यूजिक को सुनकर ट्रीज अनरूटेड, अब अनरूटेड यूज किया है यहाँ वर्ड, अपरूटेड नहीं किया, कि जड़ की समेत उठकर नहीं आते थे, यानी ट्रीज भी चले आते थे अपनी जड़ों को छोड़कर, जड़ वहीं रह जाती थी और ट्रीज चल पड़ते थे उनका म्यूजिक सुनने के लिए। यानी इनके म्यूजिक में इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी कि जब ये म्यूजिक बजाते थे तो निर्जीव चीज जैसे ट्री जो है वो भी अपनी जगह छोड़कर और इन्हें सुनने के लिए आ जाते थे। सिक्वेशियस ऑफ द लायर, कि ये क्या करते थे, ये वीणा के अनुगामी थे, यानी जो वीणा है ना उसके फॉलोवर थे, वीणा जो है वो बजाया करते थे। बट ब्राइट सिसिलिया रेज द वंडर हायर, लेकिन इनकी जो बात अभी हमने करी है, इनसे भी ज़्यादा जिन्होंने मतलब वीणा बजाई या इनकी वीणा की आवाज़ सुनकर पेड़ पौधे भी जो है वो आ जाया करते थे सुनने के लिए, इनसे भी ज़्यादा हायर अब बात की जाएगी सिसिलिया की। यानी सिसिलिया जो है ना उनके लिए तो मतलब एक तरह से आश्चर्य से भर जाता है इंसान अगर सुनता है तो। बट ब्राइट सिसिलियाज रेज द वंडर हाई व्हेन टू हर ऑर्गन वोकल ब्रीथ वाज गिवन, कि जब उनका जो ऑर्गन है वो बजता था, यानी जब वो ऑर्गन बजाया करती थी तो क्या होता था, एन एंजल हर्ड, कोई भी एंजल अगर सुन लेता था, एंड स्ट्रेट अपीयर्ड मिस्टेकिंग अर्थ फॉर हेवन, वो धरती को स्वर्ग समझकर धरती पर उतर आया करता था। यानी स्वर्ग में रहने वाले एंजल जो है वो भी धरती को स्वर्ग समझकर धरती पर आ जाते थे, क्योंकि ये जब गाती थी, ये जब ये इंस्ट्रूमेंट बजाती थी तो उस इंस्ट्रूमेंट से ऐसी आवाज़ निकलती थी जैसी आवाज़ हेवन में सुनाई दे पड़ती है, बहुत ही स्वीट, बहुत ही साइलेंट और बहुत ही हारमोनियस, कि सोल का मतलब डिग्निटी जो है वो यहाँ पर पता लग रहा है कि जो आत्मा जो है ना वो एकदम से मतलब तृप्त हो जाया करती थी इनकी वॉइस को सुनकर, या ये कहिए कि इनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सुनकर। जो एंजल्स होते थे वो भी मिसलीड हो जाते थे, उन्हें भी नहीं पता लगता था कि वो स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं या धरती की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग में ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ती थी जैसी धरती पर सिसिलिया जो है वो बजाया करती थी। चलिए अब ग्रैंड कोरस की बारी आ गई। मतलब जो हमारे 7 जो पिछले जो हमारे स्टेंजास हैं वो सारे के सारे 1 वॉइस थे, यानी एक ही वहाँ पर स्पीकर था। अब यहाँ पे ग्रैंड कोरस की बात हो गई, यानी यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल है
जो बोलेंगे, जो बात करेंगे, जो बताएंगे हमें, पूरी का पूरा जो समअप है वो यहाँ पर आ जाएगा। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि म्यूजिक की जो शुरुआत है ना, उसने यूनिवर्स को शुरू किया, यूनिवर्स के अंदर जीवन डाला। ठीक है, अब ये बताएंगे कि म्यूजिक जिस तरीके से बर्थ का रीजन बना, यानी यूनिवर्स को शुरू किया जैसे म्यूजिक ने, यूनिवर्स का अंत भी म्यूजिक से ही होगा। यहाँ कोरस ये बताने वाले हैं। ये क्या कह रहे हैं देखिए, एज फ्रॉम द पावर ऑफ सैक्रेड लेज, सैक्रेड लेज का मतलब होता है होली सॉन्ग, पवित्र गीत, द स्फीयर्स बिगन टू मूव, कि जब ये संगीत शुरू हुआ तो स्फीयर, स्फीयर का मतलब आप अर्थ समझ लीजिए, यूनिवर्स समझ लीजिए। हाँ, यहाँ पर आप अर्थ ही मान के चलिए कि ग्रहों की बात हो रही है, तो आप धरती की बात कर लीजिए कि जब म्यूजिक की शुरुआत हुई, जब होली सॉन्ग गाए जाने लगे, तो उसकी शक्ति से, उसकी पावर से क्या हुआ, जीवन शुरू हुआ। एक तरह से धरती जो है वो शुरू हुई, मूव करनी शुरू हुई। एंड संग द ग्रेट क्रिएटर्स प्रेज, और फिर ग्रेट क्रिएटर, क्रिएटर कौन है, क्रिएटर है गॉड, और फिर भगवान की प्रेज शुरू हुई। यानी इंसान की शुरुआत हुई, उसने भगवान की प्रेज करनी शुरू करी। टू ऑल द ब्लेस्ड अबाउ, और सभी के सभी जितने भी लोग हैं, सभी के सभी, सबको ब्लेसिंग मिली, सबको ब्लेसिंग्स मिली। उसके बाद में क्या करें, सो व्हेन द लास्ट एंड ड्रेडफुल आवर, कि जीवन की बात तो हो गई वहां पर, किस्सा गाना शुरू हुआ, लोगों ने मधुर गीत गाए, इंस्ट्रूमेंट्स बजाए, भगवान को याद किया, भगवान की प्रेज की, जो मर गए उनकी भी हुई और जो नहीं मरे उनकी भी हुई, सबकी प्रेज हुई, सब खुश थे। लेकिन अब बात हो रही है ड्रेडफुल आवर की, लास्ट ड्रेडफुल आवर की, यानी डूम्स डे की। क्रिश्चियनिटी के अंदर ये कहा जाता है कि डूम्स डे आएगा, उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये जो धरती है वो खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। वहां की बात कर रहे हैं अब, ये क्रिश्चियनिटी की बात कर रहे हैं, बाइबल की बात कर रहे हैं कि लास्ट एंड ड्रेडफुल आवर जो है उसकी बात कर रहे हैं। लास्ट और ड्रेडफुल आवर के अंदर क्या होगा कि ड्राइडन कहते हैं डूम्स डे में गैब्रियल आएंगे। ये जो गैब्रियल हैं यानी ये गॉड के मैसेंजर हैं, ये आएंगे और ट्रम्पेट बजाएंगे। जब ये ट्रम्पेट बजाएंगे बहुत तेज, देखिए नेक्स्ट लाइन के अंदर है, दिस क्रम्बलिंग पेजेंट्स शैल डेवर, कि ये जो है ना पूरी की पूरी जो आवाज है, जो बहुत भयानक होगी, मतलब बहुत ड्रेडफुल होगी, ड्रेडफुल होती है बहुत टेरिबल, जो डरा दे एकदम से, भयानक जो होती है उसको बोलते हैं। दिस क्रम्बलिंग पैगेंट शैल डेवोर, डेवोर का मतलब हो गया कि डिस्ट्रॉय, ये पूरा का पूरा जो है ना, पूरा ऐसे लगेगा जैसे अभी अभी है ना, जैसे कोई नाटक खत्म हुआ हो, ये धरती जो है ऐसे खत्म हो जाएगी, जैसे ऐसे लगेगा जैसे अभी अभी कोई प्ले जो है वो खत्म हुआ है, ये पूरी खत्म हो जाएगी। एक ऐसा घंटा आएगा, उस समय क्या होगा, उसमें ट्रम्पेट बजाया जाएगा। ट्रम्पेट बजाने वाले कौन होंगे, ग्रैबियल होंगे। ग्रैबियल गॉड के मैसेंजर हैं, वो आएंगे, ट्रम्पेट बजाएंगे, और फिर क्या होगा, जब वो ट्रम्पेट बजाएंगे, जब वो डूम्सडे आएगा तो क्या होगा, डेड शैल लिव, जो मरे हुए होंगे वो जीवित हो जाएंगे, और लिविंग डाई, और जो जिंदा है वो मर जाएंगे। अब इस बात की, इस लाइन के रहस्य को समझो, अब इस लाइन की गहराई को समझो। डेड शैल लिव, इसका मतलब क्या है, यानी शरीर मर जाएगा लेकिन आत्मा जिंदा हो जाएगी। ठीक है, लिविंग डाई वही, शरीर मर जाएगा, यानी शरीर खत्म हो जाएगा और आत्मा जिंदा हो जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिलेगी। एंड म्यूजिक शैल अनट्यून द स्काई, कि जैसे ही वो ट्रम्पेट बजाएंगे वैसे ही क्या होगा, मरे हुए तो जी उठेंगे और जो जीवित है वो मर जाएंगे, यानी जो आत्मा है वो अमर हो जाएंगी और आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। जिस दिन डूम डे आएगा उस दिन ऐसा लगेगा कि जैसे कोई नाटक खत्म हुआ हो, पूरी की पूरी जो धरती है वो खत्म हो जाएगी, और ऐसा जो है वो ग्रैबियल करेंगे और गैब्रियल करेंगे। गैब्रियल कौन है, गैब्रियल जो है वो गॉड के मैसेंजर हैं। वो जब आएंगे, वो जब ट्रम्पेट बजाएंगे तो क्या होगा, डेड शैल लिव एंड लिविंग डाई, यानी इंसान जो है वो खत्म हो जाएगा, आत्मा जो है वो जीवित हो जाएंगी, आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल जाएंगी। एंड म्यूजिक शैल अनट्यून द स्काई, और उस समय म्यूजिक जो है वो अनट्यून कर देगा स्काई को, यानी पूरा का पूरा जो आसमान है वो बेसुरा हो जाएगा। क्योंकि जब दुनिया खत्म होगी तो अच्छा म्यूजिक तो होगा नहीं, कैसा होगा, वो डिस्कम्पोज्ड म्यूजिक होगा, यानी वो म्यूजिक प्लीज करने वाला नहीं होगा, वो म्यूजिक बिल्कुल कैसा होगा, बेसुरा। तो यहाँ तक आपकी पूरी की पूरी पोम जो है वो हो जाती है खत्म, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।